हेलो व्यूअर्स। हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज के करने जा रहे हैं 100 से ज़्यादा क्वेश्चन। मोर देन 100 क्वेश्चन लगभग हम यहाँ करने वाले हैं और आपको ये सभी हमारे चैनल नीट डिस्प्यूटर पे अवेलेबल हैं। इसके पहले की क्वेश्चन सीरीज में जो चैप्टर के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं और साथ साथ में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन सीरीज में जब ह्यूमन हेल्थ डिजीज के करने जा रहे हैं, करने का तरीका वही है। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़िए और बाद में चेक करिए कि आपके 100 में से कितने आंसर सही जा रहे हैं। आप 100 में से क्वेश्चन जो हो रहे हैं उसमें से कितने आप सही कर रहे हो। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। जो विडाल टेस्ट होता है, इस विडाल टेस्ट के द्वारा कौन सी डिजीज को हम कंफर्म कर सकते हैं। दैट इज ट्यूबरकुलोसिस नहीं, प्लेग नहीं बच्चों, टिटेनस नहीं। इस टाइफाइड को करने चाहते हैं, है ना। टाइफाइड को याद करिए कि टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोज्वाइन रिलेटेड टू हाई फीवर एंड चिल। ठीक है, हीमोज्वाइन नाम का सब्सटेंस निकलता है। कहाँ से निकलता है बच्चों? ये आरबीसी के रप्चर होने से निकलता है। जब स्पोरोजोइट्स इसको रप्चर करते हैं हीमोज्वाइन को, तो आरबीसी को रप्चर करते हैं तो हीमोज्वाइन नाम का केमिकल निकलता है और ये केमिकल ही हाई फीवर और ठंडक के लिए जिम्मेदार है मलेरिया में। इज रिलीज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो किस डिजीज में निकलता है? तो आंसर इसका मिल चुका है, दैट इज मलेरिया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा मलेरिया सबसे फैटल होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा मलेरिया फैटल होता है। थर्ड क्वेश्चन है मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। किस स्पीसीज के द्वारा मैलिग्नेंट मलेरिया जिम्मेदार होता है ना। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी यही है। जो लोग समझदार होंगे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेलिक, दैट इज फेल्सीपेरम, है ना। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा जो मलेरिया होता है उस मलेरिया का नाम है बच्चों मैलिग्नेंट मलेरिया और ये ज्यादा फैटल होता है। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैथोजन ऑफ जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड इपिडर्मोफाइटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये तीन जेनेरा है बच्चों, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटॉन है, इपिडर्मोफाइटॉन है। किस चीज के लिए जिम्मेदार है? बॉटुलिज्म एक प्रकार की आपको फूड एलर्जी कह सकते हैं या फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं, तो ये तो नहीं होगी। कंजंक्टिवाइटिस बच्चों हमारी जो आंख की कंजंक्टाइवा होती है उसमें इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। अगर आंख की कंजंक्टाइवा इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो इसे पिंक आई या रेड आई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। फिर स्किन एलर्जी से भी नहीं है। ये रिलेटेड है बच्चों रिंग वर्म, है ना। रेड चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर ये ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिड में और मॉइस्चर में स्किन फोल्ड में पड़ जाते हैं और खुजली इसमें होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस ईचिंग होती है। इसे ही रिंगवर्म कहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाइड द साइट वेयर वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई इज नॉर्मली फाउंड ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपको पता है ना कि वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचरेरिया मेलाई ये दो स्पीसीज हैं जो यहाँ पर एलिफेंटियासिस कॉज करती हैं। ठीक, तो एलिफेंटियासिस कॉज करने के लिए ये कहाँ पे अपना घर बनाते हैं? घर में, हमारे शरीर में। तो पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन दिया है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, मसल ऑफ द लेग, ब्लड वेसल्स ऑफ द थाई रीजन, स्किन बिटवीन द फिंगर्स। ये गलत है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है। मसल्स में भी नहीं बच्चों, ये लिम्फेटिक चैनल या लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं और वहां पर यहाँ पर इनके वॉल्व में गड़बड़ी आ जाती है। जैसे इस प्रकार का ये मान के चलिए लिम्फेटिक वेसल है, तो यहाँ लिम्फेटिक वेसल में इस तरीके के वॉल्व होते हैं जो लिम्फेटिक फ्लूइड को ऊपर की ओर बच्चों, ये फ्लूइड को ऊपर की ओर ले चलते हैं। तो इन्हीं वॉल्व को ये रप्चर कर देता है, खराब कर देता है, इनकी पावर बेकार हो जाती है और फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। अब जब फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा तो ये इस तरीके से स्वेलिंग आने लगती है। स्वेलिंग आने को ही ये हम लोग हाथी पाँव कहते हैं, दैट इज एलिफेंटियासिस के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए, दैट इज लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय।
फूड पॉइजनिंग किससे होती है? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, एस्केरिशिया कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। देखिए इससे डिप्थीरिया फैलता है, ठीक है, इससे तो डिप्थीरिया फैलता है। डिप्थीरिया एक प्रकार की बच्चों में होने वाली डिजीज है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हो जाती है। उनमें म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग या म्यूकस मेम्ब्रेन जैसी एक संरचना बन जाती है और बच्चों को फूड या मिल्क या लार निगलने में बहुत समस्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिप्थीरिया के इन्फेक्शन से होता है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे एस्केरिशिया कोलाई से भी नहीं होगा ये। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो डिजीज होती है वो आपको पता है बच्चों। तो यहाँ जो एक ऑप्शन बच रहा है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ठीक है, बोटुलिनियम। इसे बोटुलिज्म नाम की डिजीज होती है, ठीक। तो फूड पॉइजनिंग दैट इज बोटुलिज्म बोलते हैं, तो इसको बोटुलिनम नाम का बैक्टीरिया फैलाता है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अमीबियासिस को कौन कॉज करता है? चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कह रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, नहीं, इससे तो मलेरिया फैलता है। एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एंड एंटीबीबा हिस्टोलिटिका। तो सीधा करिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबियासिस कॉज होती है। उसके बाद पूछ रहा है वेक्टर फॉर काला आजार। ये आपके उसमें नहीं दिया गया है काला आजार के लिए, है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के चलिए कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, बट फिर भी आप इसको याद रखिए क्योंकि वेक्टर्स के बारे में तो जानकारी दी गई है। हाउस फ्ली वेक्टर है, आपका मॉस्किटो वेक्टर है, ठीक है। तो ये अनदर जो बीमारियां फैलती हैं उनके लिए वेक्टर का काम करता है। तो यहाँ पे सैंड फ्लाई नाम का ये जो होता है कीट, ये फैलाता है काला आजार को, ठीक है। तो एट्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है जो केवल और केवल बैक्टीरियल डिजीज को का ग्रुप है, बैक्टीरिया केवल इससे फैलाता है। दैट इज टिटेनस। देखिए टिटेनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा टिटेनस, मेनिंजाइटिस, मीजल्स एंड सिफिलिस। तो इनमें से कौन सा ग्रुप आपको लगता है कि जो केवल, तो टिटेनस देखिए, टिटेनस में क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम नाम के क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाइन नाम से फैलता है, ठीक है। टाइफाइड में भी बैक्टीरिया ही है, टाइफाइड बैक्टीरिया के ही द्वारा, साल्मोनेला टाइफिन्यूरम के द्वारा फैलता है, और ट्यूबरक्यूलोसिस भी टीबी के बैक्टीरिया के ही द्वारा फैलता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बाकी में जैसे स्मॉल पॉक्स आ गया तो यहाँ पे ये वायरल डिजीज हो गया। मेनिंजाइटिस एक अलग प्रकार की डिजीज हो गई जिसमें स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन में, है ना। तो यहाँ पे देखिए मीजल्स और सिफिलिस का भी अलग अलग दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्मॉल पॉक्स दिया तो गलत हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन बचेगा, दैट इज हमारा फर्स्ट। तो इस तरीके से आप, अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए डिजीज दो प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली डिजीज को बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होगी? क्या मलेरिया एक से दूसरे में फैलता है, एक दूसरे को छूने से फैलता है? ऐसा तो नहीं है। डायबिटीज, डायबिटीज भी एक दूसरे से नहीं फैलती है इस तरीके से। हाइपरटेंशन भी एक दूसरे में नहीं फैलता है। क्वासी और कोर एक प्रकार का ये तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जो कि एनर्जी और प्रोटीन की कमी से होने वाला डिसऑर्डर है। तो डायबिटीज भी नहीं फैलती है एक दूसरे से, क्वासिर भी नहीं फैलता, हाइपरटेंशन भी नहीं फैलता है। हाँ, मलेरिया में ऐसा जरूर हो सकता है कि एक पर्सन को मलेरिया हो, है ना। मान लीजिए इस पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है और इसको यहाँ पर मॉस्क्यूटो ने काटा है, इसको मॉस्क्यूटो ने काटा, और यही मॉस्क्यूटो जब अनदर पर्सन को काट ले, स्वस्थ व्यक्ति को काट ले, तो ये इसमें जो स्टेज है, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, वो जाकर के इसमें मलेरिया को कॉज कर सकता है। तो इस आधार पर हम लोग आंसर कर सकते हैं कि हाँ, मलेरिया जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन उसको मनुष्य नहीं फैला रहा है, उसको फैला रहा है वेक्टर, दैट इज हमारी एनाफ्लीज मस्क्यूटो फीमेल, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 11th, दैट इज ब्लैक वाटर फीवर इज अ सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ये भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, बट आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा ब्लैक वाटर डिजीज
फैलती है, प्लाज्मोडियम ही इसको फैलाता है, ये टर्शियन मलेरिया को फैलाता है ना, टर्शियन मलेरिया को ही बोलते हैं, टर्शियन मलेरिया। और टर्शियन मलेरिया से ये बनेगा दैट इज ब्लैक वाटर फीवर। ठीक, चलिए उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मम्स। मम्स एक प्रकार की वायरस से होने वाली डिजीज है, इसमें पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। अब पेनफुल स्वेलिंग किसकी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पैराथायराइड, पैरोटिड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस से तो रिलेटेड नहीं है ना, ये थायराइड से रिलेटेड है। यहाँ पर दो ग्लैंड्स हैं, आपके पास तीन पेयर ग्लैंड होती है ना माउथ में, तो वो माउथ कैविटी के बाहर होती हैं लेकिन उनका सिक्रीजन माउथ कैविटी के अंदर होता है। तो यहाँ पर सब लिंगुअल ग्लैंड में भी सूजन नहीं आएगी। यहाँ मम्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है और ये पैरामेक्सोमम्स नाम के वायरस से फैलता है और ये आरएनए कंटेनिंग ये वायरस होता है बच्चों। ठीक है, तो आरएनए कंटेनिंग वायरस है, उससे पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, दैट्स व्हाई ये डिजीज होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड का मतलब क्या है, प्रदूषित या कह सकते हैं दूषित। तो दूषित पानी के द्वारा कह रहा कौन नहीं फैलेगा, टाइफाइड। अगर गंदा पानी है जिसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया पड़ा है तो जरूर व्यक्ति यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एंटमीबा हिस्टोलिटिका वाला पानी व्यक्ति पी ले तो अमीबियासिस से पीड़ित हो जाएगा। फिर यहाँ दो डिजीजेस और पूछी जा रही हैं, कह रहे डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस ए से भी व्यक्ति पीड़ित हो जाता है क्योंकि ये लीवर की डिजीज है और इसमें हेपेटाइटिस का वायरस होता है, ये इससे पीड़ित हो सकता है। तो एक डिजीज है डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया जो है कंटामिनेटेड वाटर से नहीं फैलता है, ये ड्रॉपलेट से फैलता है, नेजल ड्रॉपलेट वगैरह है ना, छींक वगैरह से जो नेजल ड्रॉपलेट एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जाते हैं उससे फैलता है। ठीक, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा ही फैलता है, ना कि ये पानी से फैलता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज। कहने का इनका तात्पर्य है कि किस डिजीज में आपको इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन के बाद तुरंत सिम्टम नहीं आएंगे, मतलब 2-4 दिन में सिम्टम नहीं आएंगे, सिम्टम्स आने में कम से कम 3 से 4 या 5 साल लग सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बच्चों विंडो पीरियड कहा करते हैं और ये विंडो पीरियड कहाँ दिखता है, एचआईवी नाम के इन्फेक्शन में, दैट इज जिस एचआईवी से इन्फेक्शन होकर के जो डिजीज बनती है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ 14 का ए ऑप्शन हो गया। चलिए उसके बाद 15th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, 15th में आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन क्या होनी चाहिए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। अगर बॉडी की पर्टिकुलर लोकेशन में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो हम उसे इन्फेक्शन कह दें। फिर कह रहे हैं द डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल होस्ट फंक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम इन्फेक्शन कह सकते हैं कि नॉर्मल होस्ट फंक्शन को के करने में दिक्कतें आ रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, अगर वो वहां प्रेजेंट है तो इसको बोलें सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ होस्ट। और लास्ट ऑप्शन कह रहा था अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इन अ होस्ट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन आपको है, इससे क्या पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर रह रहा है और इजिली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा पा रहा है, इसको ही रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो सर इसको ही इन्फेक्शन कहेंगे। तो सर इसको क्यों नहीं कहेंगे कि अपीयरेंस जब तक ना आ जाए। देखिए यहाँ पर एड्स नामक डिजीज में अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि एड्स में क्या होते हैं बच्चों, सिम्टम्स बहुत दिन के बाद आते हैं। तो क्या आपको इन्फेक्शन नहीं है ऐसा माना जाए, जब तक सिम्टम्स नहीं है तब तक ऐसा माना जाए कि आपको इन्फेक्शन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एचआईवी का वायरस आपके ही अंदर होता है और आपकी हेल्पर टी सेल को घटा रहा होता है मार मार करके। ठीक है, मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी को घटा देता है और जब काफी अमाउंट में वो घट जाती हैं तब आपको आ जा करके सिम्टम्स आते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन सी होगा ना कि डी होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ डी ऑप्शन कर सकते हैं।
फिर उसके बाद पूछता है इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर बाई, इन्फेक्शन एस्केरिस का जो होता है वो कैसे हो जाता है, कह रहा है ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पॉर्क, पॉर्क कहते हैं बच्चों सुअर के मांस को, है ना, पिग के मांस को, जो पिग का मांस है अगर उसको खा लिया जाए तो हो जाता है, तो नहीं, उससे जो डिजीज होती है वो एक प्रकार का टेप वर्म होता है, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा ये टेप वर्म होता है, ठीक, तो हमें टेप वर्म से रिलेटेड यहाँ डिसीजन नहीं करनी है, तो एस्केरिस ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पॉर्क नहीं, सीसी फ्लाई के द्वारा होता है, इसके द्वारा भी नहीं होता है, मस्क्यूटो बाइट के द्वारा भी नहीं फैलता है, हाँ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, या फूड ऐसा कोई वेजिटेबल जिसपे एस्केरिस के अंडे हों अगर उसको खा लिया जाए तो भी ये बीमारी बच्चों हो सकती है। 17th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सेल्स अफेक्टेड इन ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या है बच्चों, ल्यूक माने होता है ल्यूकीमिया मतलब दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, और ये ल्यूकीमिया वर्ड बना है ब्लड कैंसर से बच्चों, है ना, तो ब्लड का कैंसर, अब ब्लड में भी कौन सी सेल अफेक्टेड होती है बच्चों, WBC, है ना, तो इनका नंबर जो है अब नॉर्मली इंक्रीज होने लगता है, अब नॉर्मली अगर इंक्रीज हो जाए, भाई इनका नंबर होना चाहिए नॉर्मली 4000 से लेकर के 7000 तक, या मान लीजिए बहुत ज्यादा है तो 10,000 तक हो जाए, लेकिन अगर इन्फेक्शन में इनका नंबर तो घट बढ़ता ही है, अगर इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में उसके बावजूद भी अब नॉर्मली इनका नंबर बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन को ब्लड कैंसर कहा जाता है, दैट इज ल्यूकीमिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब WBC, ठीक है। चलिए 18th क्वेश्चन में पूछ रहा है टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ, डू सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फॉर द आई बिलोंग्स, तो आपको बचपन से बच्चों 4 बैरियर मिले हुए हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोलॉजिकल बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, ये 4 मिले हुए हैं, तो याद करिए इसमें क्या क्या था, तो यहाँ पे हम लोग याद इसका आंसर कर सकते हैं सलाइवा, फ्लूइड है ना, फ्लूइड वाला जितना भी था वो किस कैटेगरी में था बच्चों, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब फ्लूइड वाला पार्ट, टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी, स्किन फिजिकल बैरियर है, ऐसा नहीं होगा, एपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट ये भी फिजिकल बैरियर है, यहाँ पर फ्लूइड कौन सा दिख रहा है, दैट इज टीयर्स, तो ये टीयर्स आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेगा, जो क्योंकि इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, क्या होता है बच्चों, लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो आपके सलाइवा में भी होता है, टीयर्स में भी होता है और आपके थोड़ा पसीने में भी होता है। इम्यूनोग्लोबिन्स आर, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती हैं जिनको आप ऐसे लिखते हो IgA IgG, है ना, तो ये क्या है, IgA मतलब इम्यूनोग्लोबिन A, IgG मतलब इम्यूनोग्लोबिन G, तो ये क्या होती हैं वास्तव में, ये बच्चों एंटीबॉडीज होती हैं ना कि एंटीबायोटिक्स होती हैं, देखिए कंफ्यूज करने के लिए इसने ऑप्शन 4th लगा रखा है, जल्दी में आप इसको गलत कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है, हमें ये चूज करना है जिसमें 2 इस तरीके से चेन होती हैं, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती हैं, यहाँ पर आकर के एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन इससे बनता है और ये एक्टिव हो जाती हैं, देन एंटीजन को ये मार देती हैं। उसके बाद पूछ रहा है एंटीजन आर प्रेजेंट, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, है ना, एंटीजन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑन सेल सरफेस, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं बच्चों सेल सरफेस के ऊपर, जैसे ये सेल है ना, एक प्रकार की मान लीजिए सेल है, तो ये सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं, सेल की सरफेस पे मौजूद इनको हम बच्चों एंटीजन कहते हैं, तो ऑन द सेल सरफेस आंसर इसका हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं 22 पे, पूछा जा रहा है सेल कोटेड, अ सेल कोडेड प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरसेस इज कॉल्ड, देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये एक सेल है हमारी, ठीक है, ये सेल है और इसमें एक वायरस आ गया है, एक वायरस क्या बहुत सारे वायरस हो सकते हैं, इसने रिप्रोड्यूस करके इस सेल को मारना शुरू कर दिया है, तो अगर ये इन्फेक्टेड हो गई है सेल तो ये सोचेगी कि मैं तो मर रही हूं लेकिन मेरी जो अगल बगल की सेल हैं वो इससे इन्फेक्टेड ना होने पाए,
तो एक प्रकार का ये इंटरफेरॉन निकालेगी बच्चों, ठीक है, जो कि एक प्रकार की प्रोटीन है। इंटरफेरॉन निकाल देगी, तो इंटरफेरॉन निकालने से क्या होगा, सेल प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है अपने चारों ओर, जिससे ये वायरस इसको अगले सेल को इन्फेक्ट नहीं करने पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंटरफेरॉन। उसके बाद 23 क्वेश्चन में चलते हैं। साइटोटॉक्सिक सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, साइटोटॉक्सिक सेल को कौन प्रोड्यूस करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दैट इज यहाँ पे टी सेल प्रोड्यूस करती हैं कि मेमोरी सेल प्रोड्यूस करती हैं कि बी सेल करती हैं कि मास्ट सेल करती हैं। बी सेल का मतलब है बच्चों बोन मैरो सेल, टी सेल का मतलब है थाइमस की सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका दैट इज साइटोटॉक्सिक सेल को प्रोड्यूस करने वाली जो सेल है प्रोड्यूस बाई टी सेल, दैट इज थाइमस की सेल, ठीक है। चलिए 24 में देखिएगा बच्चों, द लेटर इन टी, जो लेटर टी है टी लिम्फोसाइट में, वो रिफर करता है किसको, थायराइड को करता है, नहीं करता, टॉन्सिल को भी नहीं करता बच्चों, थैलेमस ब्रेन में होता है उसको नहीं करता, ये थाइमस को करता है। थाइमस एक प्रकार की हमारी ग्लैंड होती है, इसी में मैच्योर और प्रोलिफरेट होती है टी लिम्फोसाइट, तो उसी को हम टी बोलते हैं, ठीक है। चलिए पूछ रहा है 25 में कि एग्जाग्रेटेड, बहुत तीव्र रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजन, कुछ एंटीजन मौजूद होते हैं, मान लीजिए कुछ धूल के कण हो गए, कुछ खास पॉलन ग्रेन हो गए, या बिल्ली या कुत्ते के फर में से हो गया कुछ पार्टिकल, वो अंदर जाते ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आंखें में रेडनेस आ जाती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सब कौन से सिम्टम है, क्या ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, नहीं बच्चों। क्या ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, नहीं। क्या ये इम्यून सप्रेशन रिस्पॉन्स है, नहीं। यहाँ पर इम्यूनिटी हमारी बहुत तेज काम कर रही होती है, आवश्यकता से अधिक तेज है, तो उसको बोलते हैं एलर्जी, है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 26 में बच्चों आपसे पूछ रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी को हम किस रूप में इम्यूनिटी में परिभाषित कर सकते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी को कह रहा है इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, अचीव्ड थ्रू वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन से हमने इसको अचीव किया है बच्चों तो ये हमारे अंदर ही बन रही होगी। फिर कह रहा है अक्वायर्ड थ्रू फर्स्ट एक्सपोजर टू डिजीज, फिर कह रहा है अगली बार की अचीव्ड थ्रू द सेरा ऑफ अदर एनिमल्स इनरिच्ड इन एंटीबॉडीज। तो यहां पर आपको बताना है कि पैसिव इम्यूनिटी किस प्रकार की इम्यूनिटी है। तो बच्चों पैसिव इम्यूनिटी एक प्रकार की अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, क्योंकि अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव, है ना। पैसिव में हम रेडीमेड आपको दे देते हैं, रेडीमेड कब देते हैं, जब आप पहली बार डिजीज से, जैसे रेबीज आपको मान लीजिए होने का खतरा है, डॉग बाइट हुआ रेबीज, तो बनी बनाई एंटीबॉडी हम आपके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज एक्वायर्ड थ्रू फर्स्ट एक्सपोजर टू द डिजीज, जब हम डिजीज में फर्स्ट एक्सपोजर होता है डिजीज के लिए तो हम बनी बनाई एंटीबॉडी आपको देते हैं, दैट इज यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 27 पे। 27 में पूछा गया है व्हेन बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स ओन एंड फॉरेन मैटर इट इज रिफर्ड टू एज। तो बच्चों यहाँ पर इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव रहती है और अपनी सेल्फ में, मतलब सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती और अपनी ही सेल पे आक्रमण करने लगती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को बच्चों ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना, ऑटो इम्यूनिटी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिए हैं, आप याद कर लीजिए। फिर उसके कुछ 28 में पूछ रहा है आपसे शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी अक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस across placenta or through mother's milk to the infant is categorized as a, इसको क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे कि सेलुलर इम्यूनिटी कहेंगे। तो कौन सी एंटीबॉडी बच्चों इसमें, पहले बताइए कि मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो वो होती है आईजीए, और ये इजिली प्लेसेंटा से क्रॉस, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा शॉर्टली इम्यूनिटी अक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से मिलती है और मदर मिल्क से भी मिलती है। तो आईजीए और आईजीजी दो प्रकार की है, आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और आईजीए जो होती है वो मिल्क में होती है। तो ये इसमें फीटस ने तो कुछ काम किया नहीं, मदर से डायरेक्टली इसको मिल गया, तो इट इज अ पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव नहीं होगे, इट इज अ पैसिव इम्यूनिटी। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर आपसे पूछा जा रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को रोका जा सकता है। देखिए, जब हम किसी दूसरे का ऑर्गन बॉडी में अपने लगवाते हैं तो हमारी जो सेल हैं वो पहचान जाती हैं कि ये दूसरे का ऑर्गन है और उसको अटैक करना शुरू कर देती हैं। यानी हमारी इम्यूनिटी उसके खिलाफ एक्टिव हो जाती है, क्योंकि सेल्फ नॉन सेल्फ पहचानती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखते हैं। तो कौन सी डिजीज, कौन सी ड्रग चलानी चाहिए, हमें कौन सी दवा चलानी चाहिए, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम एक्टिव रहे, उस किडनी या लीवर जो हमने लगवाया है उसको अटैक ना करे या कम अटैक करे। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। कह रहा है टू लाइट चेन गलत, टू हैवी चेन गलत, वन हैवी एंड वन लाइट चेन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की चेन होती है ना, यहाँ इस तरीके की चेन होती है, दो लाइट चेन। तो यहाँ दो, एक लाइट चेन, ये मान लीजिए हैवी चेन है और ये आपकी लाइट चेन है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यानी एक हैवी और एक लाइट चेन के बीच जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। 31 पूछ रहा है इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज कॉज्ड बाई। एलर्जी में जो इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उसको कॉज करने वाला बच्चों कौन है, तो उसको कॉज करने वाला होता है बच्चों हिस्टामिन, और हिस्टामिन निकलता है बच्चों मास्ट सेल से। कहां से निकलता है, मास्ट सेल से। बाकी एंटीजन वगैरह तो बेकार ही है, एंटीजन को एंटीबॉडी खराब करेगी, प्रोथ्रोम्बिन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो यहाँ पे आपके थ्रोम्बस बनाने में काम आती है, और एंटीजन एंटीबॉडी भी नहीं है। फिर पूछता 32 में रेजिस्टेंस इन बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज गिवन बाई। किसी भी डिजीज के खिलाफ जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो कैसे डेवलप होता है, तो दैट इज वैक्सीनेशन के द्वारा, हिस्टामिन के द्वारा, या इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा, या एंटीजेंस के द्वारा। तो इम्यूनोग्लोबिन को याद करिए एंटीबॉडी कहते हैं, और ये एंटीबॉडी ही होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, क्योंकि ये एंटीजन से लड़ती हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा था प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन विच प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन किस बात पे आधारित आधारित है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये कोई यहाँ पर वायरस की फोटोकॉपी है जो आपके अंदर डाल दी गई है ना। तो वायरस के अंदर अब आपको थोड़े बहुत, जब वैक्सीनेशन आप कराते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं इसको, तो थोड़ा बहुत फीवर वगैरह आ जाता है, लेकिन हुआ क्या है, आपके अंदर इसकी मेमोरी बन गई है। अब जब रियल में यही वायरस आपके अंदर एंटर करेगा तो बॉडी के अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा मेमोरी सेल की वजह से, क्योंकि आपके अंदर मेमोरी आ चुकी है इस इन्फेक्शन के खिलाफ। तो बहुत तेजी से रिस्पॉन्स होगा और आपको बिना सिम्टम आए ही आप डिजीज से ट्रीट हो जाएंगे। तो दैट इज यहाँ इम्यून सिस्टम की मेमोरी वाली प्रॉपर्टी का काम लिया जा रहा है यूज में। 34 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन फीवर व्हेन रिलीज्ड इन ड्यूरिंग डिजीज, है ना। इसमें से क्या है ऐसा जब बॉडी में निकलता है तो आपको फीवर और चिल आता है। तो ये यानी हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास ये बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये पायरो, पायरो माने मतलब एंटी पायरेटिक डिजीज। देखिए एंटी पायरेटिक हम लोग मेडिसिन खाते हैं, तो एंटी पायरेटिक मतलब होता है बुखार को कम करने वाली। तो यानी पायरोजेंस नाम के केमिकल जब हमारी बॉडी में निकलते हैं तो बुखार को बढ़ाते होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पायरोजेंस। ठीक, चलिए अब आगे 35 में पूछा जा रहा है आपसे फीटस गेट्स इम्यूनाइज्ड आफ्टर रिसीविंग एंटीबॉडी फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा, दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो हम लोगों ने कहा था बच्चों ये कौन सा हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी, क्योंकि मदर से बनी बनाई एंटीबॉडी पास कर गई है। When a quick immune response is required due to infection of a deadly microbe, the patient is injected with। तो पेशेंट को हम बच्चों बनी बनाई एंटीबॉडी दे देते हैं, दैट इज पहले से फॉर्म्ड एंटीबॉडी इनको चढ़ाई जाती हैं, जैसा कि आप देखते हो रेबीज में, और कहाँ देखते हो, आप देखते हो टिटेनस में, है ना, टिटेनस का टीका दिया जाता है, रेबीज का लगाया जाता है। तो ये इससे बचाया जा सकता है पेशेंट की जिंदगी को, लाइफ को। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहयोग से कौन सी
यहाँ पर वैक्सीन को निर्माण किया गया है ईस्ट के अंदर। तो ऑप्शन है यहाँ पर बी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी के लिए हमने प्रयास किया और उसको सक्सेसफुली बना भी लिया है। उसके बाद 38 क्वेश्चन देखिए, बी लिम्फोसाइट आर एसोसिएटेड विद, बी का मतलब बच्चों बोन मैरो, बोन मैरो में बनने वाली लिम्फोसाइट, ये किसके साथ गहरी एसोसिएटेड होती है? ह्यूम्यूरल, ह्यूमरल मतलब बच्चों फ्लूइड, हमारे बॉडी में जितना फ्लूइड पार्ट है उसमें अगर कोई एंटीजन आता है या बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैथोजन आता है तो उसको किल करने का काम जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी का है। फिर कह रहा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, फिर कह रहा प्रोड्यूसिंग और हिपेरिन, फिर कह रहा इंटरनल क्लीजिंग। तो 38 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? दैट इज ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, ये एनसीईआरटी में बात लिखी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। कह रहा है जो लिम्फोसाइट होती है जब एंटीजन के साथ फाइट करती है तो वो एक्टिव हो जाती है। तो उसको एक्टिव करने में इनमें से निम्नलिखित में से कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन का योगदान है? तो बोन मैरो में तो प्रोलिफरेशन और ये पैदा होती हैं और ये अपने आप का नंबर ही इंक्रीज करती हैं बोन मैरो और थाइमस में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन स्प्लीन एक प्रकार का ऑर्गन है जिसमें यहाँ पर ये फाइट करने का इनको मौका मिलता है और जब ये फाइट करती हैं वहां इंटरैक्ट करती हैं एंटीजन के साथ कुल मिला के, तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं या कह सकते हैं एक्टिव हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 40 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स। कह रहा है कि इनमें से कौन जो होते हैं वो लिम्फ नोड में ट्रैप हो जाते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने वाले कौन है? तो वो होते हैं बच्चों एंटीजन, क्योंकि ये एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून मतलब हमारी ही सेल के द्वारा हमारी अदर सेल को अफेक्ट करना या अदर टिश्यू को अफेक्ट करना, हमारी ही सेल पहचान नहीं पा रही हैं और हम पे ही अटैक कर रही हैं। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। तो अस्थमा ऐसा नहीं है बच्चों, सिरोसिस भी नहीं होता है, एड्स भी नहीं होता। रिमोटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब बच्चों जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, ये इस प्रकार के ज्वाइंट्स में ये साइनोवियल फ्लूइड वगैरह होता है, तो ये मेम्ब्रेन को अफेक्ट करने लगती है, मेम्ब्रेन पे वार करने लगती है, तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होने लगता है, तो यहाँ रेडनेस, हॉटनेस, स्वेलिंग आने लगती है। इसी को कहते हैं अर्थराइटिस। लेकिन ये अगर बुढ़ापे में होती है तो जनरल अर्थराइटिस कहलाती है, क्योंकि ये जल्दी बुढ़ापे में ये चलते चलते पूरे जीवन काल में ये मेम्ब्रेन धीरे धीरे घिस जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है, जैसे ग्रीस साइकिल में कम हो जाती है तो होती है, तो उसको जनरल अर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन अगर बचपन से ही किसी को हो जाए या युवावस्था में अचानक से हो जाए तो इसको बच्चों रिमोटाइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। उसके बाद चलते हैं हेपेटाइटिस बी एंड एड्स के बारे में जानकारी मांगी जा रही है कि हेपेटाइटिस बी और एड्स किस प्रकार के वायरस हैं। 42 में देखिए और ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। हाँ, एड्स तो रेट्रोवायरस से होता है। रेट्रोवायरस मतलब आरएनए वायरस, जिसमें आरएनए जीनोम होता है। कह रहा है ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। फिर कह रहा है कि कंजेनाइटल डिजीज है। फिर कह रहा है ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट भी बात सही है, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट को अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्टिव किया है, दैट इज कॉन्डम वगैरह का यूज करके किया है, तो यहाँ पर एड्स नहीं होगा, है ना। हेपेटाइटिस बी भी नहीं होगा। कंजेनाइटल डिजीज मतलब बाई बर्थ, जन्म से ही, तो एड्स तो हो सकता है बाई बर्थ अगर मदर इन्फेक्टेड है, लेकिन हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। फिर उसके बाद 43 देखते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस एचआईवी has a protein coat and a genetic material which is single stranded DNA कह रहा है, single stranded RNA, double stranded DNA कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये आपको बताना है, दैट इज 43 का। तो 43 में आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो मॉलिक्यूल होते हैं और साथ में ही दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाइज मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदला जाता है। ठीक है, सेल में अंदर मैक्रोफेजेस और हेल्पेटी सेल में जब इन्फेक्शन होता है।
द सेल इन ह्यूमन बॉडी इज इन्वेडेड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज। कौन सी इनमें से सेल है जिसपे आक्रमण करता है HIV का वायरस? तो याद करिए, दैट इज हेल्पर टी सेल पर करता है और उसको किल करने का काम करता है। जब हेल्पर टी सेल का काफी ज्यादा नंबर गिर जाता है तो आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। विच इज नॉट इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज। इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है, ये देख के बताइए। एड्स में आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि इसका नाम ही है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पोलियो में भी आपकी इम्यूनिटी बच्चों प्रभावित होती है ना, तभी आपको पोलियो की डिजीज होती है। स्मॉल पॉक्स में भी आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, तभी आपको सिम्टम्स दैट इज फीवर, छाले, दाने जो स्किन पे उभरते हैं। तो लेकिन कैंसर में आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाला नहीं है। कैंसर तो एक प्रकार का ट्यूमर है, और ट्यूमर में भी कौन सा, मैलिग्नेंट जब हो जाता है ना, मैलिग्नेंट वाला ज्यादा फैटल है, मतलब सेल का मास, यहाँ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज कॉल्ड ट्यूमर, और ट्यूमर में अगर मैलिग्नेंट हो जाए तो एक प्रकार का कैंसर हो जाता है, दैट इज बिनाइंग और मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट वाला हम लोगों ने पढ़ा था, याद करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑफन रिफर्ड इन रिलेशन विद एड्स। एड्स के तुलनात्मक अध्ययन में अगर हम लोग बात करें कि एड्स के उसमें रिलेशन में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो यहाँ पे काम करती है, तो एड्स देखिए, थाइमस। एड्स क्या है? एड्स हमारा इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाला है ना। एड्स एक ऐसा रोग है जिसमें हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट करती है, और थाइमस ग्लैंड भी हमारी इम्यूनिटी को ही अफेक्ट करने वाली, मतलब इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है। तो यानी किसका संबंध किससे हो रहा है? एड्स का संबंध भी इम्यूनिटी से हो रहा है और थाइमस का संबंध भी इम्यूनिटी से हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि एड्स इज ड्यू टू, एड्स क्यों होता ही है, किसके कारण होता है? तो एड्स इज ड्यू टू दैट इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, लैक ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन से नहीं, यहाँ पर इंटरफेरॉन सेल नहीं सीक्रेट करती है, कुछ कारण है जिसकी वजह से सीक्रेट नहीं कर पाती है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल गलत, ऑटो इम्यूनिटी ये डिजीज है नहीं, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यहाँ पर हेल्पर टी सेल पर HIV का वायरस आक्रमण करता है और इसका नंबर काफी ज्यादा बच्चों डिक्रीज हो जाता है। फिर 48 में आपसे पूछा जा रहा है, which of the following non-infectious disease is a major cause of death in human being? Non-infectious मतलब जो infectious ना हो उसमें, तो हम लोग देखिए infectious में पढ़े हुए हैं कि एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें बहुत लोग मारे गए हैं विश्व भर में, और नॉन इन्फेक्शियस में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों एक प्रकार की कैंसर डिजीज है, जो कैंसर डिजीज है उससे विश्व भर में लोग मारे जाते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 49 का पूछ रहा है, कह रहा है कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल बिकॉज दे आर। तो जब कह रहे हैं कि रेडिएशन थेरेपी, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है, तो यहाँ पर कैंसर है, तो यहाँ हम रेडिएशन देते हैं, तो जब रेडिएशन देते हैं तो कैंसर सेल ही मरती हैं, नॉर्मल सेल हमारी ज्यादातर अफेक्ट नहीं होती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहा है नॉन डिवाइडिंग होती है नॉर्मल सेल, इसलिए वजह से गलत ऑप्शन है। कह रहा है स्टार्व्ड ऑफ म्यूटेशन, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा अंडर गोइंग रैपिड डिवीजन, कैंसर की सेल क्योंकि ज्यादातर तेज डिवीजन में जा रही हैं, तो हम जो रेडिएशन देते हैं वो उन्हीं सेल को मार रहा है जो बहुत तेजी से प्रोलिफरेट कर रही हैं, बहुत तेजी से अपना नंबर बढ़ा रही हैं बेवजह, तो उनको किल करके मारता है। तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बच्चों डी हो जाएगा। फिर 50 का देख लेते हैं। इस सेशन में 50 क्वेश्चन ही रखेंगे, अगला इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन और करेंगे जिससे वीडियो बच्चों लंबा ना होने पाए। तो मेटास्टेसिस क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कह रहा मेटास्टेसिस क्या है? एक प्रकार का पार्ट ऑफ रीजनरेशन है, गलत। ट्रांसफर ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। कह रहा फास्ट माइटोसिस इन कैंसर सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें फास्ट माइटोसिस इन कैंसर सेल, कि ट्रांसफर ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, तो यहाँ 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैंसर की सेल चली जाती है और वहां जाकर के बच्चों ये प्रोलिफरेट करती है, अपना नंबर बढ़ाती है बहुत तेजी से, इस वजह से इसको कहते हैं मेटास्टेसिस।
तो यहाँ पे और ऑप्शन बी का हो जाएगा। तो इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप सो आपको ये सेशन में 50 क्वेश्चन मिले हैं। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए और कमेंट में बताइए कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।